Okay, so let's start with revolt of 1857, 7th chapter. हम लोगों ने जो है इंडियंस का जो ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था, उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट। किस तरह से जो है उनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ की वजह से, भेदभाव वाली पॉलिसीज़ की वजह से जो है लोग बहुत ही बेकार ख़राब हालत में थे। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था उसकी वजह से जो है इंडियन इकोनॉमी में भयानक जो है कह सकते हो भूचाल आ चुका था। वेल यू कैन लाइक कह सकते हो कि किस तरह से जो है इस ड्रेन ऑफ वेल्थ ने जो है इंडिया में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वगैरह के ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट किया। तो ये सारे फैक्टर्स हम लोग जान चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट लाइक पर्टिकुलरली द रिवोल्ट ऑफ 1857 व्हिच इज लाइक a landmark मोमेंट इन इंडियाज मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, हम लोग जो है 1857 के रिवोल्ट के रीजन्स को जानेंगे, जो कैसे ये फैला, इसकी लिमिटेशंस क्या थी और रिवोल्ट क्यों फेल हो गया या किस हद तक फेल हुआ। एंड आफ्टर दैट लाइक क्वींस प्रोक्लेमेशन इन 1858। तो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इफ यू जस्ट लुक एट द टाइमलाइन ऑफ इट, 1757 बैटल ऑफ प्लासी होती है। 1764 ब्रिटिश रूल जो है वो बंगाल और बिहार तक फैल जाता है। 1770 बंगाल में अकाल पड़ता है भयानक वाला। 1793 परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। उसके बाद जो है लॉर्ड डलहौजी जो है एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। 1829 लॉर्ड डलहौजी इंडिया का गवर्नर जनरल बना। रेलवे और टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस होता है। 1857 रिवोल्ट, और रिवोल्ट के बाद क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, और उसके बाद जो है 1876 क्वीन विक्टोरिया जो है वो इंडिया की एम्प्रेस बन जाती है। सो लाइक दिस इज अ टाइम लाइन जस्ट फॉर ए क्विक रेफरेंस एंड एवरीथिंग। बट पॉइंट इज दैट लाइक 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेके 1857 तक, ओके, वी सी द ब्रिटिश पावर एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बीइंग एक्सटेंडेड। ओके, हम जो है ब्रिटिश पावर और जो आर्थिक ये शोषण कर रहे हैं ये बस फैलता जा रहा है। It created the Indian ruling elite and the masses, which resulted in several local uprisings. Okay? इसने जो है इंडिया के अंदर भी एक रूलिंग एलीट बना दिया और साथ ही साथ जो है मासेस नॉर्मल लोगों की बड़ी एक भीड़ खड़ी कर दी, और जिसकी वजह से जो है बहुत सारी लोकल अपराइजिंग्स हुई। छोटे छोटे स्तर पर बहुत सारे जो है आंदोलन टाइप के होते रहे। बाय द मिड 19th century, regional नवाब्स एंड किंग्स लॉस्ट देयर अथॉरिटी। ओके, मिड 19th century आते आते जो है 1850s वगैरह में आके बहुत सारे जो रीजनल नवाब सब थे, किंग वगैरह थे, वो अपनी अथॉरिटी खो चुके थे ब्रिटिशर्स की वजह से। जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करो तो पेजेंट्स जो थे वो और ज़मींदार दोनों अनहैप्पी थे रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम से। तो 1857 का जो रिवोल्ट था, इट वॉज अ कल्मिनेशन ऑफ राइजिंग वेव ऑफ एंटागोनिज्म अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ओके, ये जो है बेसिकली जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो एक विरोध की भावना जो जग रही थी, तो उसका जो है ये अल्टीमेट कल्मिनेशन था, उसका ये अल्टीमेट जो है एक्सप्रेशन था। एंड इट शुक द वेरी फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश रूल, और इसने जो है ब्रिटिश रूल के कह सकते हो कि बिल्कुल बेस को ही हिला दिया। सीन बाय सम हिस्टोरियंस एज the first war of independence, the revolt of 1857 was the result of certain deep rooted causes. Okay, बहुत सारे जो है हिस्टोरियंस के द्वारा जो है ये इंडिया का पहला स्वतंत्रता का युद्ध देखा जाता है के रूप में देखा जाता है। लेकिन इतनी तय है कि स्वतंत्रता का पहला युद्ध हो या ना हो, लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसके बहुत ही जो है गहरे कॉजेज़ थे, बहुत ही गहरे रीजन्स थे। इमीडिएट कॉज जो था वो इंडियन सोल्जर्स ने प्रोवाइड किया था। और नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दोज कॉजेज़। पहला सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़। जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ थी और इंटेंशंस थे ब्रिटिशर्स के, एक्सपेंशनिस्ट मतलब विस्तारवादी पॉलिसी, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर कब्जा करो, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य को अपने अंदर मिला लो। तो इसकी वजह से ये जो नीति थी, ये जो इंटेंशंस थे उनकी, उसकी वजह से जो है एक सेंस ऑफ फियर, सस्पिशन और रिजेंटमेंट जो है वो इंडियन स्टेट्स के रूलर्स के बीच में जो है फैल गया था। ओके, इंडियन रूलर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स को अब डर, शंका और कैसे तो द्वेष की भावना के साथ देखते थे, कहाँ से आ गया है ये सब। ओके, लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये भी रूलिंग क्लास के द्वारा जो है रिजेंटेड था, क्योंकि ये जो है एडॉप्शन के राइट्स को लिमिट करता था। इसी रूल के तहत जो है झांसी, सतारा और नागपुर जो है उसका एनेक्सेशन हुआ था, इसको ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है असंतोष की भावना थी। इसके अलावा जो है हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों जो थे वो अवध के एनेक्सेशन के खिलाफ थे।
इस एनेक्सेशन की वजह से जो है जो रूलर्स थे उनको सिपाहियों को जो है सोल्जर्स को डिसबैंड करना पड़ा, उनकी जॉब चली गई। फिर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जो है लास्ट जो मुग़ल एम्पायर थे बहादुर शाह जफ़र उनके प्रति जो है उनकी बेइज्जती की, उनके प्रति जो है डिसरिस्पेक्ट दिखाया, तो उसकी वजह से भी कुछ लोग गुस्से में थे। फिर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडियंस को जितने भी हाई सिविल और मिलिट्री जॉब्स थे उनसे वंचित करके रखा था, जो जॉब बेसिकली जो है इंग्लिशमैन के लिए रिजर्व करके रखे गए थे। आर्मी में हाईएस्ट पोस्ट विच एन इंडियन कुड गेट वाज दैट ऑफ ए सूबेदार। इसके लिए उसे जो है कह सकते हो कि 60 to 70 रुपीज़ पर मंथ मिलते थे। ये सबसे बड़ा ये हाईएस्ट पोस्ट था। हाईएस्ट पोस्ट जिस पर कि सिविल सर्विसेज में जिसके लिए इंडियन जो है वो क्वालिफाई कर सकता था, दैट वाज ऑफ सदर अमीन, जिसको कि महीने में जो है 500 रुपये अब दे दिया जाता था। ऑफ कोर्स नॉट एट दैट टाइम्स रेट, ये मॉडर्न रेट के हिसाब से हो सकता है। उस समय 500 रुपये पर मंथ जो है वो तो खैर बहुत अमीर बना देता। जो एजुकेटेड इंडियंस थे दे फेल्ट डिससेटिस्फाइड एज दे हैड होप टू गेट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट जॉब्स। ओके माय बैड, इट मस्ट बी लाइक दैट टाइम्स करेंसी। जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो काफ़ी जो है डिससेटिस्फाइड फील करते थे, क्योंकि उनको एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन थी कि उनको जो है गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा जगह मिलेगी। ओके, फिर इकोनॉमिक कॉजेज़ की अगर बात करो तो प्राइमरी जो मोटिव था ब्रिटिशर्स का इंडिया पे कब्जा करने का, इंडिया पर जो अपना राजनीतिक जो है कह सकते हो कि दबदबा बनाने का, वो यही था कि इसका हेल्प लेके जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। एंड ब्रिटिशर्स एक्चुअली यूटिलाइज देयर पॉलिटिकल पावर फॉर एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपने पावर का एक्चुअली यही यूज भी किया, इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज और संपत्ति के शोषण का दोहन के लिए जो है उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज किया। और इस प्रोसेस में जो है इसने काफ़ी ज़्यादा जो है डिसकंटेंटमेंट, काफ़ी ज़्यादा जो है असंतोष भी जो है क्रिएट किया। जो ट्रेड इंटरेस्ट थे ब्रिटिश की, उसकी वजह से इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्री जो थी, इंडिया का जो गृह उद्योग था वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो रेवेन्यू पॉलिसी थी ब्रिटिश की, वो जो उसने जो है गाँवों की जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब जो है खेती का ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्शियलाइजेशन होने लगा था। जो इंडियन पेजेंट्स थे, वीवर्स थे या क्राफ्ट्समैन थे, अब उनको जो है कंपनी के कर्मचारियों के इंस्ट्रक्शन पर, कंपनी के नौकरों के इच्छा के अनुसार चलना पड़ता था, और इसके बदले में उनको बहुत कम पैसा मिलता था, बहुत कम रिम्यूनरेशन मिलता था। रिम्यूनरेशन मतलब हो गया कैन ऑफ सैलरी, वेजेस, मजदूरी, जो भी बोल लो आप इसको। जो मशीन से बने हुए सामान जो इंग्लैंड से आते थे, मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड, इन्होंने जो इंडियन मार्केट को बिल्कुल जो है भर दिया एकदम से, और इसकी वजह से जो इंडिया के जो आर्टिजन्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, उन सभी के बीच में बेरोजगारी आ गई। ओके, फिर इंडियन इंडस्ट्री के बर्बादी से, रुइनेशन, बर्बादी से जो है एग्रीकल्चर पर प्रेशर बढ़ गया, विच लेड टू फर्दर डिटीरियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ पेजेंट्स एंड पीपल इन जनरल। इसकी वजह से जो किसान वगैरह थे उनकी जो है स्थिति खराब हुई है, और ज़्यादातर मतलब आम जनता की स्थिति जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब हुई। सो लाइक दीज आर लाइक इकोनॉमिक कॉजेज, एंड लेट्स लुक एट नाउ सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी लाइक द बिगेस्ट पार्ट ऑफ इट। सोशल रिलीजियस कॉजेज में क्या होता है कि जो डिसकंटेंटमेंट की जो सबसे बड़ी वजह थी इंडिया के हर एक क्लासेस के बीच में, वो ये था कि वो जो है ब्रिटिशर्स के इंटेंशंस के बारे में जो है उन्हें शंका हो गई थी कि धर्म के मामले में ब्रिटिशर्स के इंटेंशंस क्या थे। अब इसका रीज़न जो है वो ये है कि जैसे कि 1830 में जो है चार्टर एक्ट पास किया गया, जिसके तहत जो है मिशनरीज जो वो है इंडिया में आ सकते थे। अब बहुत सारे जो इंडियंस थे दे वर अफ्रेड कि ब्रिटिश इंग्लिश जो थे वो बेसिकली सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर कंपनी की जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा कुछ कानून पास किए थे, जिसमें कि कुछ यूजफुल सोशल लेजिस्लेशन भी थे, जैसे कि सती प्रथा की समाप्ति, या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड की समाप्ति, विडो रीमैरिज का इनकरेजमेंट। लेकिन ये जो है जो सोशल इसको जो है, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो अनावश्यक इंटरफेरेंस मान के चल रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियन सोसाइटी के सोशल कस्टम्स में। ओके, अनावश्यक जो है हस्तक्षेप। फिर लोगों की फीलिंग जो है वो इस बात से भी हर्ट हुई थी कि वो ज़मीन जिस पर कि मंदिर या मस्जिद बने हुए थे उन पर भी जो है टैक्स लगा दिया गया था। इससे लोगों को बुरा लगा कि भाई धर्म के स्थान पर आप टैक्स कैसे लगाइएगा। फिर ब्रिटिशर्स थे वो जनरली ही इंडियंस को जो है नीचा देखते थे, उनको जो है अपने से नीचा मानते थे। अब ये जो इंडिया के लोगों के धर्म के प्रति जो उनकी फीलिंग थी, इसकी वजह से लोगों के अंदर और जो है उनके प्रति गुस्सा बढ़ गया। मिलिट्री कॉजेज़ की बात करो तो फिर जो सिपाही थे कॉलोनियल आर्मी में,
दे वर हैप्पी विद मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज बाय द ब्रिटिश। वो जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा इम्पोज किए गए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से खुश नहीं थे। ओके, सोल्जर्स जो थे उनको ये फीलिंग आ रही थी सिविलियंस के साथ साथ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो जो है उनके धर्म को बर्बाद करने में लगे हुए थे, और उनके रिजेंटमेंट की कुछ वजह भी थी, जैसे कि जो बंगाल आर्मी में जो सिपाही थे वो मोस्टली अवध के थे, और उन्हें काफ़ी गुस्सा आया जबकि अवध को जो है ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया गया। सितंबर 1856 में एक जनरल ऑर्डर पास किया गया जिसके तहत जो जितने भी नए रिक्रूट थे उन सभी को ये शपथ खाने के लिए कहा गया कि वो जो है ब्रिटेन के लिए फ़ाइट करने के लिए कहीं भी चले जाएंगे जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, वेर एवर रिक्वायर्ड। तो इट कन्फर्म देयर सस्पिशन टुवर्ड्स द इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश। ओके, अब इससे जो है इन सोल्जर्स का जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ सस्पिशन जो है और बिल्कुल पक्का हो गया, क्योंकि इस केस में क्या था कि अब उनको सी ट्रेवल भी करना पड़ जाएगा, ब्रिटिशर से कहीं भी युद्ध होगा और उनको वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो मतलब उनको सी ट्रेवल भी करना पड़ सकता था, और कुछ के लिए जो है सी ट्रेवल उनके धर्म में वर्जित था, प्रोहिबिटेड था। सिपाही जो थे दे वर नॉट पेड एनी एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन और भत्ता फॉर फाइटिंग इन डिस्टेंट प्लेसेस। सिपाहियों को जो है दूर के किसी जगह पर युद्ध करने पर जो है कोई एक्स्ट्रा खर्चा पानी जो है वो नहीं मिलता था, कोई भत्ता नहीं मिलता था। ओके, दे वर नॉट असाइंड एनी ऑनर और रिवॉर्ड आफ्टर द सक्सेस इन बैटल एज हैड बीन द केस अंडर द सर्विस ऑफ नेटिव रूलर्स। मतलब कि युद्ध में जीतने के बाद जो है उनको कोई ऑनर या फिर उनको कोई जो है कोई स्पेशल रिवार्ड नहीं मिलता था, जैसे कि पहले के राजाओं के सर्विस में हुआ करता था। फिर सिपाही वर ऑल्सो पेड वेरी लो सैलरी, सिपाही सबको बहुत कम सैलरी दी जाती थी। दिस वॉज नॉट सफिशियंट टू फुलफिल देयर डेली नीड्स, ये जो है उनके डेली नीड्स को पूरा करने के लिए भी काफ़ी नहीं था। सो दीज वर सम लाइक द डीपली रूटेड रीजन्स, एंड देन नाउ लेट अस लुक एट लाइक द इमीडिएट कॉज। 1857 से पहले जो सिविलियंस और सोल्जर्स वो सब ऑलरेडी जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट के मूड में थे। अब 1856 में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एनफील्ड राइफल जो है इंट्रोड्यूस की आर्मी में, और सोल्जर्स को जो है उन्हें यूज करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। द सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस्ड पेपर बिफोर लोडिंग द कार्ट्रिज इन द गन। ग्रीस लगा हुआ पेपर जो है उसको उन्हें दांत से काट के फाड़ना पड़ता था कार्ट्रिज को गन में लोड करने से पहले। एट दिस टाइम इट वॉज बिलीव दैट द ग्रीस यूज इन द कार्ट्रिजेज वॉज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब उस समय में ऐसा माना जाता था कि जो ग्रीस जो यूज होता है कार्ट्रिज में वो जो है गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। वेल, अब गाय जो है वो हिंदुओं के लिए पवित्र है और पिग जो है वो मुस्लिम्स के लिए हराम है, तो इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर्स थे उन्होंने इन ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज को यूज करने से मना कर दिया, क्योंकि इससे उनकी धार्मिक जो भावनाएं थी, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, वो आहत हो रही थी। अब सिर्फ जो है मेयर रिफ्यूज़ल से काम नहीं चला, मना करने से काम नहीं चला, उन्होंने फिर भी जो है उस गन को या उस कार्ट्रिज को नहीं हटाया, तो फिर सोल्जर्स जो थे वो रिवोल्ट कर बैठे। ओके, तो जो प्राइमरी और इमीडिएट कॉज बोलेंगे रिवोल्ट का, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीस्ड कार्ट्रिज इन द आर्मी। ओके, जो ये ग्रीस लगा हुआ जो कार्ट्रिज, बुलेट कह सकते हो, गोली जो भरिएगा, बारूद जो भरते थे वो पहले गन में लोड करने के लिए, तो ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज का जो इंट्रोडक्शन हुआ आर्मी में वो जो है इमीडिएट और प्राइमरी कॉज था। So well, that's it for this session. In the next session, we will look at the spread of revolt. Your job until then will be to go through the sections we have covered, read these causes very carefully, and see if you have understood everything perfectly well. Okay. Well then, have fun until then. Bye bye.